मूवी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1964 से। वॉरेंस के शुरुआती दिनों का वह समय जब एड और लॉरेन अपने सबसे पहले और सबसे अजीब केसों में उलझे हुए थे, और इसी बीच लॉरेन अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में थी। दोनों अपनी बेटी जूडी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में आने वाला तूफान अभी शुरू ही हुआ है। इसी दौरान उन्हें एक केस मिलता है, एक एंटीक शॉप में हुई रहस्यमयी मौत का केस। शॉप की मालकिन डरी हुई थी। उसका कहना था कि उसकी दुकान में कोई एविल एंटिटी मौजूद है, कुछ ऐसा जो इंसानों को धीरे धीरे पागल, कमजोर और आखिर में मरने पर मजबूर कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि इस एंटिटी ने उसके पिता को सुसाइड करवाया था और अब वो उसी तरह उसकी भी मौत चाहती है। एड और लॉरेन जांच के लिए दुकान में पहुंचते हैं। दुकान पुरानी, सिलन भरी और माहौल अजीब तरह से भारी था, जैसे हर वस्तु उन पर नजर रख रही हो। इसी दौरान लॉरेन का ध्यान दुकान के स्टोर रूम में रखे एक पुराने एंटीक मिरर पर जाता है। एक ऐसा मिरर जो सामान्य नहीं लगता था। उसकी सतह पर 3 अजीब असामान्य चेहरे उकेरे हुए थे, जो पहले ही नजर में किसी गहरे रहस्य को संकेत देते हैं। लॉरेन को उस मिरर में मौजूद एंटिटी की उपस्थिति महसूस होती है। वो समझती है कि शायद ये कोई साधारण आत्मा है, कोई खोई हुई रूह जो मदद चाहती है, और लॉरेन हमेशा की तरह उससे संवाद करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो मिरर को छूती है, एंटिटी अचानक एक तेज खपी हुई डरावनी मुस्कान देती है, और उसी पर लॉरेन को अपनी अजन्मी बेटी की भयानक विजन दिखती है। वो विजन इतना तीव्र, इतना हकीकत जैसा था कि लॉरेन तुरंत लेबर पेन में चली जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी बच्ची खतरे में है। एड घबरा जाते हैं और खराब मौसम की परवाह किए बिना उन्हें तेजी से हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी डिलीवरी शुरू करते हैं, लेकिन हालात धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस बच्ची को इस दुनिया में आने नहीं देना चाहती। अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरे हॉस्पिटल की लाइट झटके के साथ बुझ जाती है। वार्ड, कॉरिडोर, मशीनें सब अंधेरे में डूब जाते हैं, और उसी अंधेरे में लॉरेन को वही डिमोनिक एंटिटी फिर से दिखाई देती है। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं, वह जैसे हॉस्पिटल में घूम रही हो, धीरे धीरे लॉरेन के करीब आती हुई, मानो उसकी पूरी ताकत बस एक ही चीज पर लगी हो, लॉरेन की अजन्मी बेटी को नुकसान पहुंचाने पर। कुछ ही देर बाद जब बच्ची पैदा होती है तो वह जैसे जिंदा ही नहीं बल्कि मृत जन्म लेती है। कमरा ठंडा पड़ जाता है, मशीनों की आवाज थम जाती है। लॉरेन का दिल टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है शैतान ने उसकी बेटी को छीन लिया है। लॉरेन कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में उठाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे। वह एड के साथ मिलकर ईश्वर से चीख चीख कर प्रार्थना करती है, उसे वापस दे दो प्लीज, मेरी बच्ची को वापस कर दो। उनकी प्रार्थनाएं इतनी बेचैन, इतनी टूट चुकी थी कि मानो आसमान भी सुन रहा। और फिर एक पल में जैसे ईश्वर ने शैतान से जिंदगी छीनकर वापस लौटा दी, बच्चे की सांसें धीरे धीरे लौटने लगती है। चमत्कार, एक राहत, पर साथ ही एक चेतावनी भी। समय बीतता है, जोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वॉरेंस को जल्द ही समझ आ जाता है कि वो बच्ची सामान्य नहीं है। उसके भीतर भी वही शक्ति है, आत्माओं को देखने की शक्ति, एक वरदान, और उसी के साथ एक जीवन भर का डर। इसीलिए लॉरेन अपनी बेटी को बचपन से ही मासूम सी कविता सिखाती है, एक ऐसी लाइनें जो डर के क्षणों में जूडी के मन में अंधेरे को हटाकर उसे सुरक्षित महसूस कराती है। अब कहानी अचानक आगे बढ़ती है और पहुंचती है 1986 पेंसिल्वेनिया, जहां हम मिलते हैं स्मर्ल परिवार से। जेनेट, जेक, उसकी 4 बेटियां हेदर, डॉन, शैनन और कैरिन, और घर के बुजुर्ग दादा दादी। पूरा परिवार हेदर की कन्फर्मेशन सेरेमनी को लेकर बेहद खुश है। चर्च में कैमरे चमकते हैं। हेदर अपने जीवन का एक बड़ा कदम उठा रही होती है। घरों की खुशी देखकर लगता है कि ये परिवार किसी मुसीबत में कभी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ मिनटों की शांति थी। घर लौटकर छोटी सी पार्टी होती है और हेदर को दादा दादी एक एंटीक मिरर गिफ्ट करते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि यह वही शापित मिरर है जो 22 साल पहले वॉरेंस के केस में मिला था। जैसे ही मिरर को अनकवर किया जाता है, घटनाएं बदलने लगती है। हेदर के केक काटने पर कैंडल अपने आप बुझ जाती है और छत की भारी लाइट टूटकर जोरदार धमाके के साथ टेबल पर गिरती है, जिससे हेदर के सिर पर चोट भी लगती है। खुशियां अचानक डर में बदलने लगती है। उधर वॉरेंस अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जी रहे हैं। एड की कमजोर दिल की हालत के कारण उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से दूरी बना ली है। अब वे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाकर अपने पुराने अनुभवों पर लेक्चर देते हैं, मानो वो अतीत से बचना चाह रहे हों। लेकिन अतीत
कभी पीछे नहीं छोड़ता। किस्मत शायद उन्हें इन सब से कभी दूर रहने नहीं देती, क्योंकि एक दिन लेक्चर खत्म होने के बाद जब वॉरेंस अपनी 22 साल की बेटी जूडी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी अचानक जूडी और लॉरेन दोनों को एक ठंडी अनोखी अनदेखी परछाई का एहसास होता है। जैसे कोई अंधेरा साया चुपचाप जूडी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। डर के मारे जूडी वही कविता दोहराने लगती है जो उसकी माँ ने सिखाई थी। लॉरेन भी उसका साथ देने लगती है। दोनों किसी तरह से उस काले साये को अपने ध्यान से हटा लेते हैं। लेकिन इसके बाद उनके छोटे से घर में डरावनी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक दिन जेनेट बेसमेंट में कपड़े धो रही थी, तभी उसे अंधेरे कोने में किसी भयानक आदमी जैसा साया दिखाई देता है और कानों में अजीब पराई आवाजें गूंजने लगती है। कुछ ही पल में कोई अदृश्य ताकत उनका फोन खींचकर अंधेरे कमरे की तरफ घसीट ले जाती है, जैसे कोई छाया उन्हें हर वक्त देख रही हो। कैरिन और शैनन की टॉय हवा में खुद ब खुद उड़ने लगती है और कैरिन को तो डॉल के पीछे एक बूढ़ी औरत का डरावना साया भी दिख जाता है। हैदर और उसकी बहन डॉन समझ जाते हैं कि ये सब उस एंटीक मिरर के घर में आने के बाद शुरू हुआ। डर कर दोनों आधी रात को वह मिरर चुपके से बाहर कचरे में फेंक देते हैं और अगली सुबह वह कचरा गाड़ी में पूरी तरह कुचल दिया जाता है। लेकिन इसका नतीजा और भी भयानक होता है। खाना खाते हुए डॉन अचानक खून की उल्टियां करने लगती है और उल्टी के साथ उसके मुंह से उसी टूटे हुए मिरर के कांच के टुकड़े निकलते हैं। सब घबरा जाते हैं और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ जूडी अपने पिता एड की बर्थडे पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर आती है। सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही जूडी थोड़ी देर के लिए अकेली रह जाती है, उसे रॉकिंग चेयर पर एनाबेला डॉल दिखाई देती है। डर से कांपते हुए वो जल्दी से अपनी वही कविता दोहराती है और खुद को संभाल लेती है। लेकिन इस घटना के बाद लॉरेन को महसूस होने लगता है कि जूडी आजकल कुछ ज्यादा ही पैरानॉर्मल चीजें देखने लगी है और यह बात उसे भीतर तक परेशान करने लगती है। थोड़ी देर बाद टोनी गैरेज में जूडी के पेरेंट्स को रिंग दिखाकर शादी की परमिशन मांगता है। लॉरेन तो खुश हो जाती है, लेकिन एड अभी भी उनके रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहता है। तभी जूडी आ जाती है और टोनी के हाथ में रिंग देखकर उसका अनकहा प्रपोजल खुद ही स्वीकार कर लेती है। अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर एड भी मान जाता है। पार्टी के बाद फादर गार्डन स्मर्ल फैमिली के साथ हो रही डरावनी घटनाओं का जिक्र करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन एड की दिल की समस्या की वजह से वे तुरंत मदद नहीं मांग पाते। इधर स्मर्ल फैमिली को चर्च से मदद मिलने में भी देरी हो रही थी और घर में पैरानॉर्मल घटनाएं दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। एक रात उनके पिता को नींद में ही एक औरत की आत्मा हवा में उठा लेती है। वह चिल्लाना तो दूर, हिल भी नहीं पाती। उधर हैदर अपनी पार्टी का वीडियो देखकर कैंडल के अपने आप बुझने की वजह समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी आंखें डर से फैल जाती है, क्योंकि वीडियो में साफ दिखता है कि कोई भयानक साया खुद कैंडल बुझा रहा है। और इससे पहले कि वह किसी को कुछ भी बता पाए, एक साया कुल्हाड़ी लेकर हैदर पर टूट पड़ता है। हैदर की चीख सुनकर परिवार समय रहते वहां पहुंच जाता है और वो आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन अब सबको साफ समझ में आ जाता है ये घटना बिल्कुल सामान्य नहीं है, लेकिन घर छोड़कर जाना भी आसान नहीं, क्योंकि 8 लोगों वाला परिवार होटल का खर्च नहीं उठा सकता। मजबूर होकर वे प्रेस में जाकर अपनी कहानी बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद कोई मदद मिल जाए, पर इसका उल्टा असर होता है। आत्माएं और भी आक्रामक हो जाती हैं और उनकी बूढ़ी दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। इसी दौरान फादर गॉर्डन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और बिना चर्च का इंतजार किए खुद ही स्मर्ल फैमिली की मदद करने का फैसला करते हैं। होली वाटर छिड़कते हुए जब वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो पानी तुरंत भाप बढ़कर उड़ने लगती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई बेहद खतरनाक शैतानी ताकत है। वे जेनेट से वादा करते हैं कि चर्च से मदद लेकर तुरंत लौटेंगे और वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे दूसरी जगह एक फादर से मिलने पहुँचते हैं तो वे शैतानी ताकत उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है और उन पर हावी होकर उनके ही हाथों से उन्हें फांसी पर लटकवा देती है। सब बहुत डरावना था। इधर जूडी जब लॉरेन के साथ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग कर रही थी तो ट्रायल रूम में उसे स्मर्ल हाउस वाली बूढ़ी औरत की आत्मा दिख जाती है। अगले ही पल मिरर के अंदर से वह शैतानी हाथ पड़कर जूडी को मारने की कोशिश करता है। जूडी की हालत देखकर लॉरेन घबरा जाती है और इन सब से अनजान एड उसी वक्त टोनी को अपना आर्टिफैक्ट रूम दिखाते हुए समझा रहा होता है कि वहाँ रखी शापित चीजों को नष्ट करना और भी खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें कैद करके रखना पड़ता है। तभी उन्हें जूडी और लॉरेन से फादर गार्डन की मौत की खबर मिलती है और कमरे की हवा अचानक ही भारी, खामोश और बेचैन हो जाती है। फादर गार्डन के फ्यूनरल में पूरा परिवार टूट चुका होता है। हर चेहरा जैसे गम से भरा हो, क्योंकि फादर गार्डन उनके लिए सिर्फ एक पादरी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थे। एक ऐसे इंसान जिनकी मौजूदगी घर को सुरक्षित महसूस कराती थी। लेकिन जूडी के साथ कुछ अजीब होता है। जैसे वो धीमे धीमे फादर गार्डन के कॉफिन को छूती है, उसकी सांसें रुक जाती है। उसे अचानक एक भयानक विजन दिखता है, मानो उसने उनकी मौत का असली कारण छू लिया हो। और
और जब फादर गार्डन के दोस्त फादर जिगरल बताते हैं कि उस रात फादर गार्डन पेंसिल्वेनिया में थे, जोडी का शक और भी गहरा हो जाता है। वह अपने माता पिता को बताए बिना सीधा स्मरल हाउस पहुंच जाती है। इधर लॉरेन को एक खून जमा देने वाला विजन आता है और उनके सिंक में खून से भरा पानी दिखता है और उसमें डूबा हुआ जोडी का लॉकेट। लॉरेन का दिल जैसे एक पल को रुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी किसी बहुत बड़े खतरे में है। घबरा कर लॉरेन और एड टोनी को लेकर पेंसिल्वेनिया निकल जाते हैं। वे एड की तबीयत देखते हुए स्मरल फैमिली के केस में पड़ना नहीं चाहते, पर जोडी को लेकर वहां से वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन जब जोडी धीमी आवाज में कहते हैं, आपने हमेशा सबकी मदद की है, फिर स्मरल फैमिली को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी उदास आंखें देखकर वे रुक जाते हैं और आखिरकार स्मरल फैमिली की मदद का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद लॉरेन पूरे घर में घूमकर अपनी शक्तियों से वहां के छुपे हर सच को महसूस करती है। वह एड को बताती है, इस घर में एक पति पत्नी और पत्नी की माँ, ये 3 आत्माएं भटक रही हैं, पर असली खतरा ये तीनों नहीं है। घर में कोई चौथी शैतानी ताकत भी है जो इन तीनों आत्माओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, किसी छुपे हुए मकसद के लिए। इससे भी जोडी को एहसास होता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वह आवाज के पीछे पीछे एटिक में पहुंच जाती है, पर वह सिर्फ एक धोखा होता है। अब एटिक में उसे वही शैतानी मिरर दिखता है। हाँ, वही शैतानी मिरर जो खुद ठीक करके यहाँ पर वापस आ चुका है और जिसने एनाबेला का इस्तेमाल करके जोडी को यहाँ बुलाया था। डरी हुई जोडी नीचे भागती है, लेकिन नीचे उसका सामना अचानक से एक बड़ी हो चुकी एनाबेला से होता है। वह दौड़ती है, फिसलती है, गिरती है, किसी तरह एड और लॉरेन तक पहुंच जाती है। एड और लॉरेन एटिक में जाकर मिरर को देखते ही समझ जाते हैं यह चौथी शैतानी ताकत है, यही सबकी परेशानियों का कारण है और यही जोडी को यहाँ तक खींच कर लेकर आई है। अचानक जोडी की हालत बिगड़ने लगती है। एड तुरंत फैसला करते हैं कि इस मिरर को आर्टिफैक्ट रूम में बंद करना होगा। वे जैक और टोनी को चेतावनी देती हैं कि मिरर को ना छुए, ना सीधा देखे। मंत्र पढ़कर वे उसे पैक करते हैं और एटिक से नीचे लाने लगते हैं। टोनी कार तैयार करने बाहर जाता है, लेकिन हालत एकदम पलट जाते हैं। मिरर खुद को आजाद कर लेता है और जैक के पैरों पर गिरकर उन्हें घायल कर देता है। बाहर बूढ़ी औरत की आत्मा टोनी की कार का एक्सीडेंट करवा देती है और उसे बाहर ही बंद कर देती है। घर के अंदर शैतान अब पूरी तरह जोडी को अपने वश में कर लेता है। जोडी अपनी माँ पर ही हमला कर देती है, उन्हें बेसमेंट में धक्का देकर लॉक कर देती है। फिर वो स्मरल फैमिली के डॉग को हवा में उठाकर फेंक देती है और पूरे परिवार पर हमला करने लगती है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर भी हमला कर देती है, जिससे एड की हार्ट प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। नीचे बेसमेंट में लॉरेन पर कुल्हाड़ी वाला भूत हमला करने वाला ही होता है कि वह सही टाइम पर टोनी पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। वे दोनों मिलकर एटिक की ओर भागते हैं। ऊपर पहुंचकर देखते हैं कि जोडी पूरी तरह से शैतान के कब्जे में और खुद को फांसी पर लटकाकर मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। एड और टोनी किसी तरह उसकी रस्सी काटते हैं, लेकिन फर्श टूट जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। जोडी की सांसें थम चुकी होती है। एड और लॉरेन रोते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एड की हालत भी बिगड़ जाती है, लेकिन टोनी हार नहीं मानता। वह लगातार सीपीआर देता है और आखिरकार जोडी की सांसें लौट आती हैं, पर खतरा अभी खत्म नहीं होता। मिरर हवा में उड़कर तेजी से घूमने लगता है। एड बाइबल पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उन पर हावी होकर बाइबल में आग लगा देता है। फिर टोनी को फर्श में दबाकर मारने की कोशिश करता है। जोडी अपनी माँ की कविता दोहराते हुए डर से छुपने की कोशिश करती है, पर इस बार लॉरेन कहती है, डर से मत भागो, उसका सामना करो। एड, लॉरेन और जोडी तीनों मिलकर उस मिरर पर हाथ रखते हैं, पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं और आखिरकार उस शैतानी मिरर को चकनाचूर कर देते हैं। शैतान का अंत हो जाता है। स्मरल फैमिली बच जाती है। एड और टोनी मिलकर बचे टुकड़ों को आर्टिफैक्ट रूम में बंद कर देते हैं। एड टोनी को अब अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उसे भी आर्टिफैक्ट रूम की चाबी सौंप देता है, ताकि वो दोनों मिलकर इन चीजों की देखभाल कर सके। कुछ समय बाद जोडी और टोनी की शादी होती है। शादी में वे सारे लोग आते हैं जिनकी वॉरेंस ने कभी मदद की थी। रिसेप्शन में डांस करते हुए लॉरेन एड को अपने एक खूबसूरत विजन के बारे में बताती है कि वो बहुत जल्द नाना नानी बनेंगे, अपनी किताब लिखेंगे और फोन पर लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। एपिलॉग में बताया जाता है कि एड 74 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज्ड हो गए थे। लॉरेन उनकी आखिरी सांस तक देखभाल करती है। 5 साल बाद एड गुजर गए। लॉरेन ने दोबारा शादी नहीं की, 92 साल की उम्र तक जिंदा रही और 2019 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।